अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक भारत पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर फ़ौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। ताहम पाकिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे मुतहर्रिक हैं और भारत की किसी भी किस्म की हमाकत का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने के सबूत दुनिया के सामने रखे और बताया कि इस खत्ते के अमन को भारत से ख़तरा है। भारत सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया, अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक में भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहा है। जहां तक पाकिस्तानी सिक्योरिटी की बात है तो पाक फौज ने इंडियन क्वाड कॉप्टर को मार गिराने से लेकर भारतीय राफेल तैयारों को मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग करते हुए निशानदेही के बाद पिस्पा होने पर मजबूर कर दिया। अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान में घुसने वाले 71 खारजियों को भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक करके साबित कर दिया कि हम तैयार हैं। जबकि 2019 में भारत की पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक के नतीजे में अभिनंदन को चाय पिलाने का वाकया तो शायद पूरी दुनिया को ही याद है। मगर असल इशू ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत और कौम को इस वक्त चौमुखी लड़ाई करनी है। सबसे पहले सोशल मीडिया के प्रोपोगेंडा का मुकाबला करना है, उसके बाद सिफारती सतह पर अपने आप को मजबूत करना है। इंडिया का मुकाबला करने से लेकर जहां बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी रखनी है, वहीं कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और कलदम BLA पर भी नज़र रखनी पड़ेगी कि ये इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ फंडेड कलदम तंजीमें हमें अंदर से नुकसान ना पहुंचा सकें। भारत बलूचिस्तान में हालात ख़राब कर रहा है। इस हवाले से कुलभूषण यादव की सूरत में हमारे पास वाज़ेह सबूत भी मौजूद है और अभी भी इंडियन मीडिया भरपूर अंदाज में प्रोपोगेट कर रहा है कि जिस वक्त इंडिया कश्मीर और पंजाब बॉर्डर से अटैक करेगा, ठीक उसी वक्त अफगान बॉर्डर से कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान में कलदम BLA भी कार्रवाइयाँ करेगी। यानी पाकिस्तान को बैक वक्त मुख्तलिफ महाज पर लड़ना होगा। भारत के मौजूदा जंगी जुनून से पाकिस्तान किस तरह निपट सकता है और खत्ते का अमन कैसे बरकरार रखा जा सकता है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ पैनल मौजूद है, मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। इनके साथ साथ तज्जिया निगार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। हमें बताया वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कि ये टाइम फ्रेम है, ब्रैकेट है 24 से 36 घंटों का, और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय मीडिया प्रोपोगेट कर रहा है, इंटरनेशनल इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, मगर सबूत हासिल नहीं कर पाया। और फिर जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी है गुज़श्ता कुछ दिनों से, हमारी पाकिस्तानी कैबिनेट और हमारे वज़रा हमें बाखबर रखे हुए हैं कि पाकिस्तान हर तरीके से तैयार है। ख़ास करके DGISPR ने जिस तरीके से ब्रीफ किया, आप समझते हैं कि इस सतह पर पाकिस्तान ये तमाम तर सबूत पेश करके आलमी सतह पर बता सकता है कि भारत ये सब कुछ प्रोपोगेट कर रहा है और ये सोची समझी चाल है? नहीं हाँ, एग्जैक्टली देखें, इसी तरह चीजें डेवलप कर रही हैं। देखें कि अभी तक 8 दिन से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनका नैरेटिव अभी तक बाई नहीं किया है। और देखें कि इंटरनेशनल डिग्निटरीज ने कंडम जरूर किया है, लेकिन किसी ने इनको बात नहीं की कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टेटमेंट आई, आपने देखा, इट वाज जम्मू एंड कश्मीर का मेंशन वहां पे किया गया। एंड सब्सिक्वेंटली जो आर्टिकल छप रहे हैं, आप देखें कि न्यूयॉर्क टाइम में 3 आर्टिकल छपे हैं। कल जो द इकोनॉमिस्ट में एक एडिटोरियल छपा है, उन्होंने लिखा है कि बाय विदाउट एविडेंस आप पाकिस्तान पे इल्जाम ना लगाए, पहले एविडेंस लाए फिर बात करें। और उन्होंने कहा कंसंट्रेट ऑन चाइना एंड ट्रेड। तो इससे ब्लूमबर्ग ने लिखा है। बाकी भी इवन देखें, अंदर से इंडिया के अंदर से भी लोगों की आवाजें उठ रही हैं कि वहां पे है। सो हम कह सकते हैं कि देखें, इंटेलिजेंसिया वो समझती है कि ये सारा इट वाज ए फेल्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। और इसके बाद सेकंड जो है, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पाकिस्तानी स्टांस को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये सारा कोई एविडेंस नहीं है, नॉट ए शेड ऑफ एविडेंस। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो पब्लिक ओपिनियन बन रहा है अक्रॉस द ग्लोब, वो भी ये मानते हैं। फिर ये है, खुद ये मानते हैं, इंडियन मीडिया मानती है कि इंटरनेशनल मीडिया ने, प्रिंट ने या इलेक्ट्रॉनिक ने इनको वो कवरेज नहीं दी जो बरखदत बात कर रही थी, जो इनको चाहिए थी ताकि पाकिस्तान को इसमें मलाइन कर सके। और जिस तरीके से सब्सिक्वेंटली देखें कि हम लोग, जिसमें कल DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एविडेंस दिया ऑफ इंडियन
terrorism inside Pakistan. So there is a long list. हम उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं क्यों कैसे ये मुमकिन हुआ, और सब्सिक्वेंटली देखें कि जो हमारे असेंबली में बातचीत हुई है और देन आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो अगेन सॉलिड जो है एविडेंस के साथ बात की गई है। सो पाकिस्तान ने जब बात की है, वेदर इट इज ISPR या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इररिफ्यूटेबल एविडेंस के साथ बात की है, वेरीफाइबल एविडेंस के साथ बात की है। और मेरा ख्याल में अब दुनिया को शक नहीं होना चाहिए कि इंडिया के इसके पीछे पहलगाम के इस वाकये में क्या डिजाइन थे, और लोगों उन्होंने एस्टेब्लिश किया उन क्लिप से। तो इट वाज ए फेल्ड फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, लेकिन जो उनसे काबू नहीं हो सका। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान मुसलसल ये बात बता भी रहा है अब्दुल्ला साहब कि 10 मिनट में FIR कैसे कट सकती है, जबकि वहाँ पर जो फौजी इमदाद है उसे पहुँचते हुए 1 घंटा लग गया। और फिर जो एविडेंसेस सोशल मीडिया पर चल रहे हैं वो भी कोई इतने ठोस नहीं है। किसी की वीडियो चलाई जा रही है, जोड़ा जो मर जाता है वो बाद में ज़िंदा होकर ख़ुद बताता है कि मैं तो वहाँ पर था भी नहीं। एनीवेज, लेकिन इससे पहले हमने माजी में देखा कि वॉशिंगटन पोस्ट की बाकायदा इस पर ख़बर शाया हुई, जो कुछ कनाडा में इंडिया ने किया, और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त पर जो भारतीय सफ़ीर के साथ किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। क्या ये सबूत काफ़ी नहीं है दुनिया के लिए? दुनिया क्या देखना नहीं चाहती या दुनिया जो है वो मासूम है, ये है दो बातें। आपने देखा कि तमाम एविडेंस मौजूद हैं फ़लस्तीन के अंदर, लेकिन इसराइल को फिर भी मदद की जा रही है। इस टाइम पे दुनिया ने भारत के साथ बैठ के उनका यकीनन बयानिया जो है वो बाय नहीं किया, और इस बार उनके झूठ में शरीक भी नहीं हो रहे। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो कोई ये भी बात करने के लिए तैयार नहीं है कि अगर ये आपने ड्रामा किया, अगर 100 से ज्यादा सिफारतकारों ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की जिनको वहां सिर्फ चाय पिलाई गई, एविडेंस नहीं दिया गया, तो फिर इसका मतलब ये है कि क्या एक गैर जिम्मेदाराना मुल्क जो कि एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म में इन्वॉल्व है, वो कतर के अंदर हो, वो अमेरिका में हो, वो कनाडा के अंदर हो, वो बरतानिया में हो, या खुद पाकिस्तान में हो, जहां उनके बाकायदा डिफेंस मिनिस्टर ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमने 12 लोगों को जो है वो टारगेट किल किया पाकिस्तान के अंदर। तो भारत जो है अब एक एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म जो है वो कर रहा है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि CIA जो है, जो कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है अमेरिका की, वो उनको RSS को बाकायदा एक सैफरॉन टेररिस्ट कहती है, जाफरानी दहशतगर्द। अब आप देख लें कि जो RSS है उसका जो पॉलिटिकल विंग है उसका नाम है BJP, और BJP जो है वो वही है जो कि बुचर ऑफ गुजरात, जो जिसका नाम हमने नहीं दिया बल्कि खुद मगरिब ने उसको ये खिताब दिया, और अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदी आयद रखी रही जब तक कि वो वजीर आजम नहीं बन गया। वजीर आजम बन गया तो तब भी ये पाबंदी थी, हाँ जब फिर उसने दौरा किया तो वो फिर पाबंदी खत्म हो गई। अब ये बातें तमाम जो हैं ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। और दूसरी बात इसके अंदर ये है कि पहलगाम वाकये के अंदर जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये वाकया हुआ, क्योंकि अगर ये वाकया होता तो फिर जिस तरीके से आपने पुलवामा के अंदर 44 फौजियों की लाशों के ताबूत दिखाए, क्या आपने यहाँ कोई ताबूत दिखाए? क्या वो गैर मुल्की जो मारे गए, क्या उनको उनकी ममालिक की जो सिफारत खाने थे उन्होंने उनकी लाशें कबूल की और अपने अपने ममालिक को वापस भिजवाई? तो जवाब है नफी के अंदर। क्या उनके मीडिया को वो एविडेंस दिया गया? तो जवाब है नफी के अंदर। हर को पता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो बिहार के इलेक्शन जीतने के लिए ये ड्रामा रचा रहा है, जैसे उसने पहले पुलवामा में किया था। पुलवामा के वाकये के ऊपर भी सत्यापाल मलिक जो गवर्नर थे उन्होंने बड़ा वाज़ेह बोला था कि ये जो अगर इसका जब खुरा निकलेगा तो मोदी के घर पे पहुंच जाएगा। अब ये वो बातें हैं जो कि, और फिर सबसे बढ़कर एविडेंस जो है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सबसे बढ़कर एविडेंस जो है वो जनरल सुशिंद्रा कुमार का है, जिन्होंने कल रात ये बात कही कि जनाब
इसमें जो पहलगाम का वाकया है, इसमें पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का हाथ है। और अगर उनको तंग किया गया तो वो फिर वो बातें तश्तबाम करेंगे कि फिर दुनिया को एक नया रास्ता जो है वो नजर आ जाएगा। उसके ऊपर ये वो आदमी है जो इस टाइम पे भारत की 12,48,000 फौज में से तकरीबन 7 लाख फौज को कमांड कर रहा है, और नॉर्दर्न जो कमांड है उसका कमांडर इन चीफ कहलाता है, 16 कोर का कमांडर है। ये आदमी जो है ये वाइस चीफ रहा है भारतीय फौज के अंदर, मुमकिना आर्मी चीफ है, माली का डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस है। ये जब कह रहा है कि पहलगाम का अंदर जो वाकया है वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि भारत का है, तो आप इससे क्या साबित होता है? पहली बात नजर आती है कि भारतीय फौज में बगावत हो गई है, क्योंकि ये एक फर्द वाहिद ने बयान नहीं दिया। इसका मतलब है कि भारतीय फौज को ये एहसास हो गया कि उनकी कारकर्दगी, उनकी पेशावराना सलाहियत के ऊपर एक धब्बा लगाने की मजमूम साजिश की गई है, जो कि कहीं और से नहीं बल्कि उनकी अपनी हुकूमत से की गई है। और वो जो कुर्बानी का बकरा, जिसको बलि का बकरा कहा जाता है, वो बनाना चाहते हैं अपनी सेना को, और सेना ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अभी एक आदमी का ये बयान आया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बीजेपी के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। और मजे की बात ये है इंटरेस्टिंगली कि जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट वहाँ पर काम कर रहे हैं इंडिया में, कश्मीर में जाके लोगों से जब वो ब्रिगेडियर साहब पूछते हैं तो वो बताते हैं कि ये आपने तो एक बहुत बड़ा चंक जो है वो यहाँ मुसल्लत किया हुआ है हम पे फौज का, तो ये ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, अगर हुआ तो ये तो आपकी गलती है। लेकिन अगेन घर में घुस के मारेंगे, ये 2019 में इस्तेमाल किया था नरेंद्र मोदी ने, और फिर उसके बाद हमने देखा कि ऋषिकेश में खिताब करते हुए उन्होंने एक बार फिर घर में घुए मारने की बात की। मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे भी सवाल करना चाहूँगी, लेकिन आदिल नजम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आदिल नजम साहब, ये जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है घर में घुस के मारने वाली, अब वो 2019 में घर में घुसने की कोशिश की लेकिन मारा तो पाकिस्तान ने, और फिर बल्कि हम इतने अच्छे दिल के मालिक हैं कि हमने चाय पिलाकर उसे वापस भी कर दिया जज्बा खैर सगाली के तहत। अब उन्होंने जितने मर्जी तमगे दिए हों अपनी नाअहली पे, लेकिन हमने बता दिया कि हम अमन पसंद कौम है। ये जो सिचुएशन चल रही है, दुनिया की क्या मजबूरी है, ख़ास करके अमेरिका की? चलें वी कैन काउंट इजराइल, क्योंकि इजराइल ज़ाहिर है उसके अज़ाइम कुछ और है पाकिस्तान से मुतल्लिक, लेकिन अमेरिका की, दीगर वेस्ट की क्या मजबूरी है कि वो इस सिचुएशन में भी कोई वाज़ेह स्टांस नहीं ले पा रहे? देखिए, ये नारेबाजी अलग, लेकिन मुल्कों के अपने मसाइल भी तो होते हैं ना। अमेरिका बेचारे के पास तो इस वक्त पहले ही बड़े मसले हैं। वो ट्रंप को संभालें या हमारे ये जो है काम करते हैं हमारे से, मतलब साउथ एशिया के। एक तो मसला ये है कि दुनिया बड़ी डिस्ट्रैक्टेड है, एंड दैट इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती थी ना, हम अभी तक उस तरह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वो कोल्ड वॉर वाली दुनिया है और एक चौधरी है वो आके बाकियों को उनके मसाइल हल कर देगा या उनको कहेगा बाज आ जाए। ये भी द वर्ल्ड इज इन फ्लक्स। तो हम ये जो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं जिसमें ना यूनाइटेड नेशन बेचारे को आप लोगों ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया है ना। हम भी गालियां देते थे, वो भी देते थे, कुछ नहीं है। अब हमें नजर आ गया कि वो कितना इम्पोर्टेंट था। जब वो नहीं होता तो फिर आपके पास कोई फोरम भी नहीं रहता, ठीक है ना। अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल से भी हमने कोई ऐसी खास चीज नहीं सुनी। तो एक तो ये है कि दुनिया की जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये उसका एक हिस्सा या उसका इस पे असर ये है कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बाकी दुनिया उस तरह एक्ट करेगी। दूसरा ये कि इस वक्त जो दुनिया के लीडर्स हैं, चाहे वो अमेरिका के हों चाहे वो यूरोप के हों, ना सिर्फ वो डिस्ट्रैक्टेड हैं लेकिन वो बहुत इनवर्ड लुकिंग है। उनका बाकी दुनिया में वैसा इंटरेस्ट नहीं है जितना पहले था। और इस पे जरा सोच के बात इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि अगर होगा तो प्रोबेबली लेकिन आई हैव अनदर क्वेश्चन आदिल नजम साहब, हम तो अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं ना, बीइंग पाकिस्तानी है, बीइंग पाकिस्तान, हमारे तो अपने बहुत सारे इश्यूज हैं। बट मैंने इस एंगल से सवाल करना चाहा कि क्योंकि इंडियन मीडिया ये प्रोपोगेट कर रहा था कि जब भी ये होगा और हमारे साथ दुनिया खड़ी रहेगी, पर हमने देखा कि आपने बजा फरमाया कि चूंकि अमेरिका के इतने मसाइल हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी किसी की वाज़ेह साइड ही नहीं ली, बल्कि यूँ कहूँ कि वो जो इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारे साथ बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। वो नहीं होगा। और इस वक्त जो है, क्योंकि देखिए ना, सच्ची बात ये है, दुनिया भी तंग आई है कि यार ये आप लोग जो हो, ये साउथ एशिया में जो हर 2-3 साल बाद
ब्रिंक ऑफ वॉर पे आ जाते हैं और सारी दुनिया टेंशन हो जाती है कि यार ये 2 न्यूक्लियर हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। और फिर उसके बाद कुछ होता है, फिर 3 साल बाद वही कहानी आ जाती है। तो वो शेर आया वाला जो है, व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर इज ए फटीग इन द वर्ल्ड। एक तो वो है, भारत का इंटरेस्ट ये नहीं है कि दुनिया उनकी साइड ले, जिसकी हमें सिर्फ तशवीश होनी चाहिए वो ये कि अगर दुनिया बिल्कुल खामोश रहती है तो भारत, जिस तरह इसराइल ने किया गजा में या यूक्रेन में हम देख रहे हैं, या अमेरिका ने किया अफगानिस्तान में ड्रोन्स वगैरह के साथ, तो एक तरह से एक तशवीश ये भी होनी चाहिए कि इन अ वे दुनिया अब टॉलरेट करती है सर्टेन लेवल ऑफ वायलेंस बाय पावरफुल कंट्रीज, एंड दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग। जो मैं कह रहा था ना कि हमें दुख होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस को, जिसको हम फजूल में गालियां देते थे, वो डिफैंग हो गई है, क्योंकि वो एक इदारा था जो कम से कम कमजोर की बात करता था, अब तो वो भी चला गया। तो इन अ वे रिजल्ट इसका ये है कि वी हैव टू बी रेडी आवरसेल्व्स, जो मेरे ख्याल में हम हैं इस वक्त। कम से कम ये जरूर है कि भारत की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी कम है। एग्जैक्टली ये बड़ा अहम पॉइंट है आदिल नजम साहब कि आपने कहा कि भारत की क्रेडिबिलिटी भी तरीके से नहीं है, कम है। लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक से जब वापस आते हैं तो फिर सवाल रखते हैं कि ये जो इंडियन मीडिया प्रोपोगेट कर रहा है ऑन द वर्ज ऑफ वॉर, ये क्या हम आलमी सतह पर बातचीत करके अक़वाम मुत्तहिदा, चूँकि आदिल नजम साहब ये कहते हैं, क्या रोल प्ले किया जा सकता है? एक ब्रेक के बाद ब्रिगेड साहब, क्या आपको लगता है कि अभी भी रोल प्ले कर सकता है अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, देयर आर 18 रेजोल्यूशन जो पास बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द स्टेटस राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ आज़ाद जम्मू इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो वो एक फैक्ट है, तो वो भी एक फरीक है, तो देयरफॉर उनका रोल बनता। दैट्स वाई कि जब ये एफर्ट की गई है पहलगाम की जगह, वहाँ पे ये लिखा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर की बात की गई है। सेकंड, स्टिल देखें अमेरिकन कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, और जिस तरह ट्रम्प क्लेम करते रहे कि मोदी मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और वो तो विजिट करने भी गए थे, तो इन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी कहा है, स्टिल दे कैन प्रिवेल और वो उसमें एक रोल अदा कर सकते हैं। रशियंस कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, चाइनीज कैन प्ले, और इसके अलावा जो सऊदीज हैं, कतरीज हैं एंड द ईरानियंस, आई होप दे वर ऑलरेडी कुछ वो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हैं। लेकिन देखिए इस सूरत हाल में कि सच हमें वो इंटरेस्ट ऐसा ही नजर नहीं आ रहा है जो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे कि साउथ एशिया में न्यूक्लियर आर्म 2 कंट्रीज और वहाँ पे एक सिचुएशन डेवलप हो रही है और पाकिस्तान अपना केस प्रेजेंट कर रहा है विद एविडेंस और इररिफ्यूटेबल एविडेंस के साथ कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। बट डिस्पाइट द फैक्ट वो सारा कुछ ये चीज़ें हो रही है, तो मेरा ख्याल में कि फिर इंडिया के देखें कि इंडिया ने जिस तरह इसको हाइप क्रिएट किया, बाय इट वाज ए डेलिब्रेट अटेम्प्ट बाय द इंडियन मीडिया, जो गोदी मीडिया है, बेसिकली उनको फीडिंग आती है बीजेपी की तरफ से और रा की तरफ से। सो वो हमेशा पास में भी एक मीडिया वार वो लड़ते रहे हैं, और फेक न्यूज़ का देखें उनका कंसेप्ट है, चाणक्य कुतले वाला कंसेप्ट है, मंडेला थ्योरी है, जिसमें उन्होंने कहा था झूठ बोलें, सही वारफेयर लड़ें, प्रोपेगेट करें, हैव गुड रिलेशन विद द एनिमी ऑफ योर नेबरिंग स्टेट, वो वाला कंसेप्ट है। जोसेफ गॉबल ने भी यही कहा था, इफ यू टेल ए लाई बिग एनफ एंड कीप रिपीटिंग इट, इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट। सो उस नजरिए के तहत ये झूठ बोल के जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया का यूज किया और जिस तरह वार हिस्टेरिया क्रिएट किया कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आप अभी भी चैनल उठा के देखें, जैसे कोई कोरिया एडवांस कर रही है, एक ऐसे हिस्टेरिया क्रिएट किया जिस तरह यूरोप में, यूनाइटेड किंगडम में वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक क्रिएट हुआ था अगेंस्ट हिटलर। सो एक सिचुएशन उन्होंने खुद डेवलप की है, और लेकिन अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पांसिबिलिटी बनती है, यूनाइटेड नेशन की बनती है। सो पाकिस्तान कैन आस्क फॉर एन इमरजेंसी सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल थ्रू चाइना कि यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है, हम लोग वी लिव इन पीस। लेकिन अगर आज जिस तरह आज भी उन्होंने क्लियर किया है फॉरेन मिनिस्टर ने कि अगर हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सोवरेनिटी की वायलेशन होगी तो देन उस पर देयर विल बी नो सेकंड थॉट और वी विल स्ट्राइक, और हमने ऑलरेडी वी हैव सिलेक्टेड द टारगेट। सो मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर नंबर ऑफ टाइम दे हैव बीन कन्वेड टू इंडियंस, लेकिन इंडियंस को भी पता है कि उनकी कन्वेंशनल वार फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है,
न्यूयॉर्क टाइम ने भी उनको एक्सपोज कर दिया है और इनके जनरल पनाग ने भी कह दिया है। और इंटरनेशनली जो उनके एक दामाद है, मैं इस पे ऐड कर दूं अब्दुल्ला गुल साहब के, भारतीय जो आरएसएस बल्कि बिलखुसूस वो कह रहे हैं कि आपने बड़ा मिनिमम इकदाम उठाया है, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप पानी बंद करने के साथ और भी कुछ करेंगे और पता नहीं लड़ाई कर लेंगे। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर काफ़ी अरसे से जो एक चूरन बेचा जा रहा था अगेंस्ट पाकिस्तान, अब वो वैसे वहाँ की आवाम जनता को भी समझ आ गई है कि ये जो हिंदू मुसलमान तफरीक है और ये पाकिस्तानी है, ये फलाना है और ये ऐसा है, ये अब इतनी देर नहीं चलेगा। 2014 से बहुत मंजन बेच दिया। बट ऑन दी अदर हैंड ये भी खबरें आ रही हैं कि प्रोपोगेट इस तरीके से किया जा रहा है कि भारत हमला करेगा पंजाब पर और ये कर देगा और कराची भी सिक्योर नहीं है और फिर बलूचिस्तान से घुस जाएंगे, बीएलए घुस जाएगी और फिर हम देखेंगे कि अफगानिस्तान से भी तालिबान घुस जाएंगे। ये क्या करना क्या चाह रहे हैं, पोर्ट्रे क्या करना चाह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल भी है? देखें, तालिबान घुस गए थे ना, अभी आपने 71 लोगों को 2 दिन के अंदर घुसे थे ना, फिर उनका क्या हशर किया, एक आदमी भी नहीं बचा, एक आदमी भी। आप ये देखें, उसके बाद आप बीएलए को देखें। मैं सॉरी, एक है तो इंडियन डायलॉग, लेकिन मैं बोलना चाह रही हूँ गुल साहब, वो ये है कि कितने आदमी थे आप बता दें। 71 आदमी थे, इससे ज्यादा भी होंगे तो हम निबड़ लेंगे। प्लीज कंटिन्यू। देखें, फिर बीएलए के आर्मी चीफ ने बताया कि वो 1500 के करीब लोग हैं, तो कर लेना। बीएलए ने क्या अभी नहीं घुसे हुए, क्या अभी नहीं हो रहा, तो फिर क्या कर लिया? जाफर एक्सप्रेस के बाद जो सूरत हाल हुई, तो आप देखें कि बीएलए को भी एक दफा जो है वो नानी याद आ गई है। तीसरी जगह जो बात यह है कि वो पंजाब के ऊपर करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। देखिए, मैं एक फौजी का बेटा हूं और मुझे मालूम है कि इस टाइम पे जिस तरह की उनको डिप्लॉयमेंट चाहिए वो मौजूद नहीं है। और इंडिया के अंदर जो है 33 जो इंडिपेंडेंस की मूवमेंट्स हैं वो चल रही हैं, और फिर उनके वीक पॉइंट्स हैं। नागालैंड के अंदर बाकायदा उन्होंने अपना झंडा और अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सामने ले आए हैं। इसी तरीके से नक्सलाइट की जानिब से उनको प्रॉब्लम है। सिखों के रहनुमाओं ने कहा है, खालिस्तान मूवमेंट्स के लोगों ने, कि आप पाकिस्तान के खिलाफ सिख नहीं लड़ेंगे, जिसका कल आपने देखा कि 2 बटालियंस के दरमियान में इंडिया में क्लैश होता है और 5 सिख जो है वो मारे जाते हैं। हाँ। ये मामूली बातें नहीं है, ये फौज में डिसओबीडियंस हो गई है। और फिर एक ऐसे वक्त में जब कश्मीर के अंदर कमांड जो है वो इस बात पे चेंज हुई हो कि वो अपना ही जनरल जो है वो इल्जाम लगा रहा है अपनी हुकूमत के ऊपर, और कमांड चेंज हो जाती है। जनरल शर्मा जो उसका जो है वो सक्सेसर आता है, उसकी बात सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। आपके ख्याल में वो वहां से एडवांसमेंट करेंगे? अगर वो करेंगे तो याद रखें कि 7 आदमियों के ऊपर, कश्मीरियों के ऊपर एक फौजी इस टाइम पे दुनिया का सबसे हाई मिलिटराइज्ड जोन है। आप मुझे बताएं कि वहां फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर पाकिस्तानी फ्रंट से आते हैं और पीछे से जो है वो उनको मुजाहिदीन पड़ते हैं, तो भारत का एक आदमी भी नहीं बचेगा, और ये उनकी फौज को अच्छी तरीके से मालूम है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि इसको कहते हैं विक्टिम ऑफ देयर ओन प्रोपेगेंडा, यानी कि वो अपने आप को इतना उन्होंने बड़ा साबित कर दिया कि अब जो है उनके लिए गले में हड्डी की तरह फंस रहा है। वो फेस शेविंग चाहते हैं, और यही वो चीज है वो जो है वो, लेकिन वो ये चाहते हैं कि हम फेस शेविंग के लिए कोई हम स्टीम आउट कर लें, हम किसी जगह कोई हमला करके लोगों को बता दें कि हमने बड़ा कुछ काम किया है। वो कराची में आना चाहते हैं, वो इस्लामाबाद में आना चाहते हैं, वो पेशावर आना चाहते हैं, लाहौर आना चाहते हैं, जहां दिल करता है बिस्मिल्लाह जरूर आए, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखें, भारत के अंदर एक भी ऐसी इंच जगह नहीं है जो पाकिस्तानी गौरी, बाबर और पाकिस्तान के जो दीगर मिसाइल सिस्टम्स हैं, शाहीन 1, शाहीन 2 और शाहीन 3, उनसे जो है वो हटके जो पाकिस्तान का नसर मिसाइल है, उसने उनकी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का सत्यानाश करके रख दिया। लेकिन मैं इसमें फिर एक चीज ऐड कर लेती हूँ अब्दुल्ला गुल साहब, वो ये है कि देखिए, दुनिया को अमन की ज़रूरत है बहुत शिद्दत से। आदिल नजम साहब, हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते बीइंग ह्यूमन कि हमारे यहाँ पे ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ ख़त्म हो जाए। जो कुछ गाज़ा में हो रहा है, जो कुछ हमने अफ़गान वॉर के दौरान देखा, उससे पहले देखा, और हम मुसलसल इस जहद मुसलसल में है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अमन पैदा हो, और उस पर अगर कुछ लोग ऐसी भौंडी हरकतें करते हैं तो मेरा ख्याल से वो एक्सपोज हो जाते हैं। उस पर मेरा ख्याल से पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बट अगेन, हमें कोई नफरत नहीं है बीइंग अ पाकिस्तानी। हम में से शायद चारों में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो टेलीविजन स्क्रीन पे बैठा जो इंडिया से नफरत करता होगा। हम ये नफरत का लफ्ज़ तो इस्तेमाल ही नहीं करते।
आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, आपके पास भी वही सूरज है, हमारे पास भी वही चांद है जो आपके पास है। तो वी ऑल आर ह्यूमन एंड वी आर सेम। बट प्रॉब्लम तब होती है जब आप कुछ चूरन बेचने के लिए किसी मुल्क की हर्जा सराई करें, उसको आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिश करें। बट अगेन आदिल नजम साहब, ये जो पानी वाला मामला हुआ है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो दिन में शुरू करें, डैम रात में बन जाए? ज़रा टाइम लगेगा उनको भी करते हुए, फिर मॉनसून आना और सारा कुछ होना। क्या अटॉर्नी जनरल वर्ल्ड बैंक के पास जाएं, और आप समझते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो कि इसमें इन्वॉल्व था किरदार अदा कर सकता है, जुर्माना हो सकता है भारत को? कर देंगे तो वो दें या ना दें, देखिए ये हमें नारों से निकलना होगा। अगर हम सच्चे हैं कि हम अमन चाहते हैं तो फिर हमें अमन की बात करनी होगी। जैसे आपके अभी एक गेस्ट ने कहा कि भारत जो है वो अपने प्रोपेगेंडा का विक्टिम हो गया। अफसोस ये है कि हम भी उनके प्रोपेगेंडा के विक्टिम हो गए। मतलब मैं आई एम सॉरी दुख से कहता हूँ, लेकिन हम सारे दिन बैठ के क्यों इंडियन मीडिया का जवाब देते रहते हैं? मैं जब अभी सुन रहा था, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स मुझे पता ही नहीं है। आई हैवंट सीन इंडियन मीडिया पिछले हफ्ते से, क्योंकि वो मीडिया तो नहीं है, उसमें ना खबर है ना एनालिसिस है। हमारे यहाँ भी बड़ा कम है, लेकिन कम से कम उतना नहीं है। वो तो एक अखाड़ा है और एक एंटरटेनमेंट है। मेरे ख्याल में इन अ वे पार्टली वी शुड ऑल्सो इग्नोर दी भारत का मीडिया, क्योंकि अदरवाइज एक ही चीज हो सकती है ना, उन्होंने ये कहा तो मैं भी ये कहूँ, उन्होंने ये कहा उसका मैं जवाब दे दूं। उनकी भी चूरन बिकेगी, हमारी भी बिकेगी। आई थिंक वी नीड टू डू, हमारी हुकूमत ने एक रीजनेबल रैशनल स्टैंड लिया है एंड वी शुड स्टिक टू दैट, बजाय ये कि उसने नारा मारा तो मैं उससे बड़ा नारा मारूं। रैशनल स्टैंड ये है कि यार अगर कुछ है मसला तो हम वी आर रेडी कि आप इंटरनेशनल इंक्वायरी कर लें। हमारे ख्याल में तो ये वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। एग्जैक्टली, लेकिन एक को तो मैच्योर होना होगा ना। एग्जैक्टली, लेकिन हम आदिल नजम साहब डिस्कशन करने का बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंडियन मीडिया को तो खैर फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो जंग अपनी तरफ से जीत चुके हैं। लेकिन होता ये कि जब वॉर की सिचुएशन बनती है, सबसे पहले सच्चाई का कत्ल किया जाता है, यही मीडिया होता है और यही सच्चाई का कत्ल करता है, प्रोपोगेट करता है, बताता है। हमारी कोशिश ये है बीइंग पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री कि हम उनके प्रोपोगेंडा को ख़त्म करें, पॉजिटिविटी फैलाकर और ये बता के कि वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा है नहीं। हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरे ख्याल में हम कर रहे हैं। आई थिंक वी हैव बीन मोर रिस्पॉन्सिबल कि जो हमारी पोजीशन है उसको आर्ग्यू करें, उसको दुनिया के सामने रखें। एट दिस पॉइंट मैं जब कहता हूँ ना मैंने इंडियन मीडिया नहीं देखा, मेरे ख्याल में अमेरिका में भी किसी ने भी नहीं देखा। एक तो समझ नहीं आता है, वैसे ही उसकी आवाज इतनी ऊंची होती है। सच्ची बात ये हमारा भी नहीं देखा। इन अ वे ये सारी गुफ्तगू आपस में भी नहीं, ये अपने साथ ही खुद ही हो रही है, खुद कलामी हो रही है। सो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। फिंगर पॉइंटिंग से हटके अगर आप समझते हैं तो वी आर रेडी कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। एग्जैक्टली, और ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। आदिल नजम साहब, अगेन आई एम रियली सॉरी, मुझे ब्रेक का कदर है, क्विकली ब्रेक लेते हैं। वापस आपने इन्वेस्टिगेशन का जिक्र किया, आपसे आगाज करेंगे। जो इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान कह रहा है कि कराएं, हमारे पास सबूत मौजूद है, इंडिया भी सबूत दे, क्या ये पॉसिबल है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। वक्त की थोड़ी सी किल्लत है। आदिल नजम साहब, आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। इन्वेस्टिगेशन का आपने जिक्र किया, आज़ादाना तहकीकात, पेशकश पाकिस्तान ने कर दी, है पॉसिबिलिटी भी है कि नहीं? मेरे ख्याल में लाइकली नहीं ही है। इंडिया नहीं मानेगा, इसलिए नहीं मानेगा कि वो कभी भी एक थर्ड पार्टी नहीं मानता। एक बार उसने शायद पहले कहीं मान ली थी, लेकिन उसका वो नहीं है, लाइकली नहीं है। लेकिन वी शुड स्टिल पुश फॉर इट, क्योंकि उसको पुश करने से बेसिकली ये पॉइंट बनता है कि देखो हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है, हम तैयार हैं। राइट, सो एज ए स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक मूव ये बहुत अच्छी मूव है। अगर ना भी हो तब भी इसको पुश करना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान का जो एक इमेज का भी क्राइसिस है उसके लिए भी ये अच्छी है। बिकॉज इट सेज टू द वर्ल्ड कि देखो यार हम तो वी आर रेडी, हम तो ओपन बुक है। असल में जो यहाँ हड्डी है या असल में जो मसला है वो भारत की तरफ से। सो आई थिंक ये एक अच्छा फैसला था एंड वेदर इट हैपन्स और नॉट वी शुड कीप पुशिंग फॉर इट। चाहे जो हम उसको बड़ी ताकतों के साथ करें, चाहे दोस्त ममालिक के साथ करें, चाहे यूनाइटेड नेशंस के साथ करें, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए कि यार वी आर रेडी, आप इन्वेस्टिगेशन करा एंड वी आर रेडी कि जो भी करना चाहता है इंटरनेशनली वो आगे कर। एग्जैक्टली, लेकिन इसमें आपने कहा कि भारत नहीं मानेगा ब्रिगेडियर साहब, लेकिन मज़ा तो तब आए कि भारत मान जाए, इन्वेस्टिगेशन हो, और फिर इन्वेस्टिगेशन उन चीज़ों की भी हो जो पाकिस्तान सबूत पेश कर रहा है कि हमारे मुल्क में, हमारी सरजमीन पर भी दहशतगर्दी भारत की तरफ से की गई है।
मुमकिन, ये मुमकिन नहीं है। देखें कि पठानकोट के सिलसिले में भी पाकिस्तान वाले यहाँ से एक टीम गई हुई थी वहां पे, फिर उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उन्होंने यही बताया था कि रात को लाइटें उन्होंने खुद ऑफ कर दी थी, कुछ निगोशिएशन हुए, ऑब्जर्वेशन उन्होंने रेज की। सो ये जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने रेज की थी वो इनकॉर्पोरेट फिर बाद में हुई नहीं, क्योंकि फिर वो उनको शक पड़ गया था कि अभी आप हंस रहे हैं। तो सिमिलरली देखे, पाकिस्तान ने विद ऑल इट्स सिंसेरिटी ये कहा है कि आप थर्ड पार्टी लेके आए, उसको करवाएं, लेकिन उनके दिल में चोर है, क्योंकि अभी जो सब्सटेंस, जो एविडेंस है, जिस तरह एक्सप्लेन लोगों ने की है कि वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो वो एक वीकर विकेट पे है, तो वो तो उस पर बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन देखें कि पास में भी इतने सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए हैं। एक सिंपल सी मैं आप सब लिविंग असाइड पुलवामा, सतीश सिंह पुरा को भी छोड़ दें, मुंबई अटैक्स को देख लें आप, उस पे एलिस डेविडसन ने किताब लिखी द बेट्रेयल ऑफ इंडिया, 905 सफ़ों की ये किताब है, और इस पूरे किताब में उन्होंने ये क्वेश्चंस रेज किए हैं, बड़े हंड्रेड्स ऑफ वैलिड क्वेश्चंस, और उन्होंने ये कंक्लूड किया इट वाज इनसाइड जॉब। और फिर देखें कि आज तक किसी इंडियन ने उस बुक के सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। तो उसका मतलब तो यही है कि ये हर चीज में ये एक्टिविटी करते हैं, मलबा पाकिस्तान पर डालते हैं, अगर इनके पास कोई सबूत होता है वो लेके आते हैं। तो इवन जो पठानकोट के हमले में जो बंदा उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तंजीम अहमद, जब वो भी किसी हकायक के पास पहुंचा तो वो बिजनूर का रहने वाला था, ही वाज असैसिनेटेड। तो ये तो इंडिया के वो टैक्टिक्स है। जब सतीश सिंह पुरा में अपने ये मरवा सकते हैं। देखिए एक और चीज है, सतीश सिंह पुरा में एक तो जनरल गिल ने कंफर्म कर दिया कि इट वाज इनसाइड जॉब, और मैडलिन ऑलब्राइट की किताब है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, तो उन्होंने उसका किताब का प्रीफेस ओबामा ने लिखा। तो ओबामा ने उसमें लिखा कि हिंदू मिलिटेंट्स किल 35-6। तो वो देखे, उससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि मुझे इंप्रेस करने के लिए उन्होंने ये वारदात की थी। तो इंडिया की एक लॉन्ग हिस्ट्री है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, स्टेज इनकाउंटर्स की, स्टेज रिकवरीज की, और इस तरीके से एस्पिनाज में भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। फिर मोर इम्पोर्टेंटली रिसेंटली ट्रांसनेशनल डिप्रेशन में अभी तो कंफर्म हो गए हैं, और अभी तो केस भी चल रहा है इस पे, निखिल गुप्ता पे। विकास यादव जो रॉ ऑपरेटर है उसको अमेरिकन मांग रहे हैं। उसके मतलब ये है कि नो द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज एस्टेब्लिश्ड कि न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करवा रहे हैं, हम 5 डोजेज जमा करवा चुके हैं, विद डिटेल्स उसमें एविडेंस हम दे चुके हैं, अब इंटरनेशनल भी टेररिज्म ये करवा रहे हैं। अब वक्त आया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिस तरह आज इन्होंने क्वेश्चन रेज किया कॉन्फ्रेंस में, सब इंडिया के खिलाफ एक्शन लेंगे। क्या अपने इंटरेस्ट को सामने रख के ये फैसले करेंगे, या इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर के मुताबिक वो फैसले करेंगे। एग्जैक्टली। और आप जो वाकया बता रहे हैं, क्लिंटन दौरे पे था और उसने बताया था कि दैट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और ये हम देख रहे हैं कि यू सेड द राइट थिंग कि किनकी हिस्ट्री रही है। बट अगेन अब हमें भी थोड़ा सा अपने ऊपर नज़रसानी करने की ज़रूरत है अमित गुल साहब। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तानी अपना लोहा मनवा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, और इकॉनमी हो या दीगर शोबे उस पर अपना नाम मनवा सकते हैं। थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। आप समझते हैं इट्स राइट टाइम टू डू दैट जॉब? आई थिंक इट इज द राइट टाइम। बिल्कुल, वो तो देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। लेकिन इसके अंदर जो अभी आदिल साहब ने जिस तरह से बोला कि हमारा मीडिया भी जो है वो क्या कर रहा है, नहीं, ये कौम का एक मिजाज जो है उसको बेहतर कर रहा है। आप देखें कौम के अंदर कितनी पॉजिटिविटी आई है। जो मुंतशिर कौम थी भारतीय प्रोपेगेंडा की वजह से, आज वो यूनाइट हुई है और लोगों के अंदर एक हौसला पैदा हुआ है। तो हमें जो है ये नहीं हो सकता कि भारतीय मीडिया मुस्तकिल जो है वो बोल रहा है और पाकिस्तानी मीडिया खामोश होकर यहाँ ड्रामे दिखाते रहे, ऐसा नहीं मुमकिन। लेकिन साथ ही साथ ये है कि यकीनन मैं जानता हूँ मेरे डिप्लोमेट्स के साथ बड़े जबरदस्त किस्म के मरासिम हैं डे टू डे बेसिस के ऊपर। मुझे मालूम है कि आधी से ज्यादा जो एम्बेसीज हैं, जो कि इंपॉर्टेंट एम्बेसीज हैं इन पाकिस्तान, वो उर्दू मीडिया के लिए बकायदा उन्होंने अपने जो है वो मीडिया हाउसेज कायम किए हुए हैं और वो उनको पल पल की रिपोर्ट देते हैं। ऐसा बात नहीं है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है इट इज गोइंग अनहर्ड, इट इज डेफिनेटली।
लेकिन दूसरी बात यह है कि बिल्कुल इंडिया के हवाले से देखें ना, जो पुराना उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ज्वाइंट इंक्वायरीज की बात नहीं करते। अभी ब्रिगेड साहब ने जैसे बात कही है, तो फिर किताब तो द मैडो भी मौजूद है ना, वो भी अंग्रेजों ने 1995 की लिखी हुई है। उसके अंदर भी तो ये कहा था कि अल इरफान नामी तंजीम जो थी वो बनाई थी रॉ ने, और साथ ही साथ जो है उसने इसी पहलगाम में 6 गैर मुल्की सयाहों को कत्ल कर दिया था, बेहेड कर दिया था। तो फिर क्या उनके खिलाफ जो है आज तक इंडिया ने कोई जो है वो उनको हर्जाना किया? बिल्कुल नहीं किया। क्या उनका जवाब दिया? नहीं दिया। तो क्या क्लिंटन का जवाब दिया? सन 20 मार्च 2000 का ये वाकया है जिसके अंदर चित्रिंगपुरा गांव के अंदर 36 सिखों को कत्ल किया गया था, जिसके ऊपर क्लिंटन ने जो बकायदा लिखा हुआ है मैडलिन ऑलब्राइट की किताब में। फिर आप कल देख लें कि एक सेक्रेटरी जो खारजा थी, जो नायब सेक्रेटरी खारजा अमेरिका की, वो क्या बोलती हैं, उन्होंने कहा कि ये भारत का अपना जो है वो रचाया हुआ ड्रामा है, और ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला। इसी तरीके से जो ये जो 2 अखबार लिख रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, ये अमेरिका की कंसेंट के बगैर लिख रहे हैं, ये अचानक इन्होंने भारत के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया? तो फिर क्या जो गार्डियन के अंदर स्टोरी छपी थी, वो गार्डियन के अंदर भी तो उन्होंने बकायदा इंडिया को पॉइंट आउट किया था, दिस मींस कि इंडिया इज नॉट एंजॉयिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और लोगों को ये अंदाजा हो गया है कि दहशतगर्दी फैलते फैलते अगर इंडिया को इस टाइम पे हार्नेस ना किया गया एक तरीके से, तो इंडिया जो है वो दर्द सर बन जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मीडिया की हम बात कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट इंडिया का मीडिया है। कॉर्पोरेट इंडिया ने इन्वेस्ट किया है, अडानी और अंबानी जो है वो इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द मीडिया जो है वो खरीद चुके हैं। वो क्या, आपका क्या ख्याल है कि वो मीडिया जो है वो ये कहेगा वॉर हिस्टीरिया इसलिए क्रिएट किया ताकि पैसे बने मीडिया के, लेकिन जिस दिन वॉर हो गई खुदा ना खाता तो इंडिया विल बी द नेट लूजर, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। और यही बातें अब जो है वहां जो पहले अच्छे लोग थे, आप देखें कुलदीप नैयर थे, इसी तरीके से अरुंधति रॉय थी, बरखा दत्त थी, ये तमाम लोग आज वॉइसेस को खत्म क्यों कर दिया गया? ये लोग आज इसलिए नहीं बात कर रहे क्योंकि इनको मेन स्ट्रीम मीडिया से हटा दिया गया, क्योंकि वो गोदी मीडिया है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के जो नैरेटिव है, जो बीजेपी का एक टेररिस्ट नैरेटिव है, उसको वो प्रमोट करना चाहता है। ये बात अब अमेरिका को भी अंदाजा है, अमेरिका उन पे दबाव डालेगा कि वो किसी तरह से ट्रेड टैरिफ के अंदर उनको साइन करें, और वो जो 3 बड़ी कंपनियां जिनके दफातर वहां बकायदा खोल दिए गए थे कुछ साल कबल इंडिया के अंदर, उनको जो है अमेरिका की उन कंपनियों को जो है डिफेंस डील्स ऑफर करें। ये वो तमाम बातें हैं जो इंडिया के लिए भी इट इज नॉट ए विन विन सिचुएशन। वो पुरानी बातें जो खत्म हो गई, जो 2019 के अंदर जिस तरीके से माइक पॉम्पियो ने जो है वो बयान दे दिया था हॉट परसूट के हवाले से, आज उनको ये बयान नहीं मिल रहा। इस वजह से जब उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट नहीं है, आई डोंट थिंक कि वो जाके कोई इस किस्म का ऑपरेशन करना चाहेंगे या वो पंजाब में आना चाहेंगे। पाकिस्तान की 7 कोर जो है वो इस टाइम पे पंजाब में डिप्लॉयड है, 7 कोर, और पाकिस्तान इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी रखता है। ये बात हमारे साबिक आर्मी चीफ कह चुके हैं। एग्जैक्टली मैं बस हाँ वक्त की कमी मैं चाहूंगी आदिल नजम साहब भी एक लाइन जो है इस पे फरमा दें, और वो ये है कि ये सब चीज़ें हमें नजर आ रही हैं आदिल नजम साहब, दोनों न्यूक्लियर वेपन रखने वाले ममालिक हैं, हम उस तरफ नहीं जाते, वो बहुत एक्सट्रीम एंड है, जंग नहीं होती है दोनों फेजेस में। आप समझते हैं कि अब इंडियंस को ये समझ आ जाएगी कि नरेंद्र मोदी का ये जो बयानिया है ये ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है, या अभी भी पीपल बाय दैट? आई होप समझ आ जाए, और आई होप ये भी शायद समझ आ गई पाकिस्तान ने इस बार अपना एग्रेशन जो है वो जल्दी किया है, विच इज अ गुड थिंग, मीनिंग कि एकदम जवाब दे दिया, क्योंकि भारत को एक तरह से ये हो गया था कि यार हम कहेंगे तो ये लोग इग्नोर कर देंगे। इन दैट वे जो नैरेटिव है वो इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान इज डूइंग अ बेटर जॉब। नाउ इंडिया को समझ आए या ना आए, आई डू नॉट नो, बट आई सर्टनली होप कि आ जाए कि इसमें किसी का फायदा नहीं है। ये आर्गुमेंट जो भी बनाई गई बिल्कुल दुरुस्त है कि जो असली लेवर है ऑन इंडिया दैट इज इकोनॉमिक। जो जब हमने जहाजों को रीरूट किया उसकी जो कीमत है, इस वक्त एप्पल बात कर रहा है अमेरिका में इन्वेस्ट करने की, यकीनन इस वक्त सियाटल में वो सोच रहे होंगे यार ये तो बड़ा अनस्टेबल जगह हमें करनी चाहिए कि नहीं। सो दैट इज इंटरनेशनल प्रेशर का भी मतलब अब चेंज हो गया। इंटरनेशनल प्रेशर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यूनाइटेड नेशन या अमेरिका के सदर या कोई बड़े लीडर करें। इंटरनेशनल प्रेशर का मतलब ये भी है कि जो मेजर कंपनीज हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे चेंज करती हैं, एंड इन दैट सेंस इंडिया इज मच मोर वल्नरेबल बिकॉज इट इज अ बिग इकोनॉमी।
एग्जैक्टली आई एग्री विद यू. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आदम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया. अब्दुल्ला हमीद गुल साहब थैंक यू सो मच. ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग. नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया इस दुआ के साथ कि दुनिया में अमन का सूरज हम देखें और मुसलसल देखें. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.